हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर अखिलेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूपी बोर्ड एनसीईआरटी प्लेटफार्म। मैं आज आपसे जिस चैप्टर के विषय में डिस्कस करना जा रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। चैप्टर नंबर 1 मैं आपका थ्योरी के साथ सवालों को भी डिस्कस करूंगा और ऐसे करके मेरे प्रत्येक चैप्टर आते रहेंगे। तो आप धैर्य बना के पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी तैयारी 100% इस चैनल के माध्यम से आपको 100% कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या जब भी जहन में आती है बच्चों के, तो आप बच्चे सोचते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। मैं आपको पहले बता दूं कि वास्तविक संख्या, अब जितनी भी संख्याएं आपके दिमाग में आ रही होंगी, वास्तविक संख्या का नाम आते ही जैसे ही आप सुन पा रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो आप यूं समझ लीजिए कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं या देखें, अभी तक 10th तक आते समय पढ़े हैं, वे सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। आइए इसके परिभाषा पर प्रकाश डालते हैं। क्या है परिभाषा? परिभाषा कहती है कि वास्तविक संख्या की परिभाषा है कि परमेय एवं अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। मैं फिर से बता दूं, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इस हिसाब से वास्तविक संख्या का जो वैल्यू हुआ, एक तो परमेय संख्या हुआ और दूसरा अपरमेय संख्या हुआ। तो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं मिल करके, मान लीजिए आपके पास एक झोला है, उसमें किसी बच्चे के द्वारा उसमें परमेय संख्याओं को डाल दिया गया, फिर किसी एक बच्चे को और बुला के मैंने उसमें अपरमेय को डाल दिया। अब ये झोले में जो आपको मिल गया है, पूरा टोटल कलेक्शन जो आपका हुआ है, टोटल संख्याओं का जो संग्रह प्राप्त किया है आपने, वो आपका क्या है? वो आपका वास्तविक संख्या है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हर संख्याएं, आप इनको संख्या रेखा पर भी देखते हैं तो बहुत लोग परिभाषा ये भी बताते हैं कि संख्या रेखा पर प्राप्त की जाने वाली या दर्शाई जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, टू द पॉइंट चलूंगा। आप ध्यान से मेरे साथ क्लास में पूरे बने रहिए। इसके बाद देखिए, वही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं या दर्शाई जाती हैं उन्हें ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इस हिसाब से वास्तविक संख्या में दो प्रकार की संख्याएं पाई जा रही हैं, एक तो परमेय संख्या और दूसरी अपरमेय संख्या। तो परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो। नंबर 1 जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परमेय संख्या, और दूसरी जो है उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं क्या हैं। ये देखिए, ये परमेय संख्या किसे कहते हैं? कभी भी परमेय संख्या को जानने के लिए आप ये जानिए कि परमेय संख्या के लिए 3 चीजों का होना अति आवश्यक है। पहली बात क्या है? संख्याएं सदैव क्या होनी चाहिए? p/q के रूप में होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, पहली बात, संख्या को p/q, कोई भी संख्या हो जिसे p/q के फॉर्म में आप लिख पाएंगे। दूसरी बात, p और q दोनों वैल्यू आपके क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, यानी पूरे अंक हो। वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, यानी धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस संख्याएं पूरी होनी चाहिए। तो दो बातें आप समझ गए। पहले तो किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, दूसरा p और q दोनों पूर्णांक। और एक तीसरी छोटी सी बात है जिसे कहते हैं कि q का मान 0 ना हो। कहने का मतलब 3 बातें। पहली बात जो है कि किसी भी संख्या को p/q के रूप में आप लिख पाए, ये एक बात है। दूसरी बात आपकी होगी कि p और q दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और एक तीसरी बात है, पॉइंट नंबर 3 है, जिसे हम कहेंगे कि इसमें q की वैल्यू कभी शून्य नहीं होती। जैसा कि आप परिभाषा देख पा रहे होंगे कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों ही क्या हो? पूर्णांक हो, जिसे आप इंटीजर कहते हैं, तथा q की वैल्यू शून्य के बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ लिखा है परमेय संख्या इज इक्वल टू p/q। यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक संख्या अभिन्न है जिसे 1/2 कहा जा रहा है, तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई पड़ रहा है ये p है और इसे आप q मान सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट बन के आ रहा है वो p/q के रूप में आ रहा है। यहाँ p के स्थान पे 1 है, q के स्थान पे कितना है? 2 है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि एक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा गया है,
इसलिए यहाँ पर 1/2 क्या है, परमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप 3/4 को देख सकते हैं, 5/7 को। 5/7 में 5 पी के रूप में है और 7 क्यू के रूप में है, इसलिए इसे कहते हैं परमेय संख्या। यहाँ पर -2 देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इसमें सर क्यू कहाँ है, तो आप इसे जैसे ही बटे 1 करेंगे ये पी के फॉर्म में दिखने लगेगा और ये क्यू के फॉर्म में दिखने लगेगा, इसलिए आप इस -2 को भी पी बाई क्यू के रूप में निरूपित कर ले रहे हैं, अतः यह भी क्या है, परमेय संख्या है। शून्य का लॉजिक बहुत है, शून्य में बड़ी बार बहुत बार दिक्कत होने लगती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही शून्य का नाम आता है बच्चे अटपटा होके कुछ गलत सलत उत्तर देने लगते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपसे कोई शून्य के विषय में डिस्कस कर रहा है कि शून्य क्या है, तो भी आप बताएंगे कि शून्य एक परमेय संख्या। कैसे? जब आप शून्य लिखते हैं तो इसे आप बटे 1 लिख सकते हैं। बटे लिखने के बाद ये वैल्यू पी के रूप में दिखाई पड़ रही है और ये क्यू के रूप में दिखाई पड़ रही है, और जबकि ये दोनों संख्या रेखा पर दिखाए जाते हैं, यानी पूर्णांक भी है, तो इस जीरो को आप पी बाई क्यू के रूप में लिख भी पा रहे हैं और साथ में ये क्या है, पूर्णांक भी है। ठीक है, और आप देखेंगे कि तीसरी शर्त जो आपको फॉलो कराया जाता है वो क्यू की वैल्यू कभी शून्य ना हो। तो आप देखिए क्यू का मान यहाँ 1 है, शून्य के बराबर नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि 1/0 क्या परमेय संख्या है, तो ये नहीं होता, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाता और दोनों पूर्णांक है, लेकिन यहाँ क्यू की वैल्यू क्या लिखी गई है, शून्य, जबकि आपको पता है कि क्यू का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए यदि आप परमेय संख्या को डिफाइन कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी को अगर आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दूसरा पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, अर्थात तो संख्या रेखा पर दर्शाई जाने वाली संख्याएं हो। तीसरी बात बहुत आवश्यक है बच्चों कि उसमें क्यू जो हर का मान होता है किसी भी फ्रैक्शन के भिन्न के, वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका परमेय संख्या समाप्त होता है। कुछ बेसिक बातें जानकारियां हैं वो आप देख लीजिए, मैं आपको नोट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक में आपको मिलेगा सब कुछ, आप यहाँ देख लें कि हर पूर्णांक परमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी नंबर के लिए n के लिए n/1 लिखा जा सकता है। तो जैसे आपने 5 लिखा बटे 1 लिख सकते हैं, कोई 3 लिखा बटे 1 लिख सकते हैं, कोई 4 लिखा है बटे 1, ऐसे अनंत को भी आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब तो इस प्रकार से किसी भी नंबर n के लिए n को भी 1 लिख सकते हैं, इसलिए लिखा गया कि n बराबर n/1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए p के फॉर्म में है और ये q के फॉर्म में, और q की शून्य भी नहीं है, इसलिए हर पूर्णांक को आप क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या कह सकते हैं। अगली बात देखें, समान दशमलव। समान दशमलव माने ऐसे दशमलव जो पूर्ण रूप से कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए एक संख्या है जिसे क्या कहते हैं, 1/2। क्या कहते हैं, 1/2। अगर आप इसको भाग लगाएंगे तो दशमलव बार जाएगा और उसके बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 5 6 10, तो आपकी वैल्यू प्राप्त होगी 0.5। आप देखा, आपने यहाँ पे जैसे ही भाग लगाया वैसे पूरा वैल्यू 1/2 की वैल्यू आ गई, ये पूरा कट के आ गई है। ठीक है, 0.5, यानी ये ऐसा दशमलव है जो कट गया है। ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। तो शांत का मतलब ही है समाप्त होने वाले दशमलव, तो शांत दशमलव को क्या कहा जाता है, परमेय संख्या। तो आज से याद रखेंगे, जितने भी ऐसे दशमलव होंगे जो कुछ समय के बाद कट जाएंगे, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, शांत दशमलव या समान दशमलव कहा जाता है। और ऐसे संख्याएं जो शांत दशमलव या समान रूप से कटती हैं, टर्मिनेट होती हैं, उन्हें भी परमेय संख्या में रखा गया है, उन्हें भी परमेय संख्या कहते हैं। और एक है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव क्या है, जैसे आप देखिए 10 में अगर आप 3 का भाग लगाना प्रारंभ करेंगे तो ये भाग कटेगी नहीं, लेकिन संख्या एक निश्चित संख्या का क्या होगा, रिपीटेशन होगा, चाहे कुछ क्रम के बाद होगा और चाहे सेम संख्या का तत्काल भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर उसके बाद एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे निरंतर क्रम ये चलता रहेगा। तो अगर आप इसे लिखेंगे 0.3 पर, इस पर बार लगा दिया जाता है, इसका मतलब बार वाली संख्याएं ही आवर्ती वाली संख्याएं क्या है, आवर्ती की संख्याएं हैं। वही लिखा गया है, आवर्ती दशमलव जो होंगी, अर्थात इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, परमेय संख्या कहा जाएगा। बात आप समझ गए। मैंने क्या कहा कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, दोनों पूर्णांक होने चाहिए और हर यानी क्यू की वैल्यू कभी शून्य ना हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। और 2 प्रकार के दशमलव ऐसे हैं जिन्हें परमेय संख्या कहा जाता है। कैसे, एक तो है, पहले तो पूर्णांक है, और दशमलव में कौन है, जो शांत दशमलव है वो, और जो शांत नहीं है, अशांत है, लेकिन उनका एक निश्चित अंक के बाद या गिनती डिजिट के बाद क्या होता है, आवृत्ति होने लगती है, जैसा कि यहाँ 3 की आवृत्ति हो रही है।
क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। अब इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे आप परमेय संख्या नहीं कह पाएंगे वो सारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। फिर से सुनिए कि जिसे आप परमेय संख्या नहीं कह सकते या जो परमेय संख्या नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब वो परमेय की शर्तों को नहीं मानेंगी। तो यहाँ लिखा हुआ है परिभाषा कि जिसे p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दो परिभाषाएं आप जान गए। दो परिभाषाएं, आप वो पूर्णांक हो सकते हैं, ये 0 के बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन कभी भी उसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। और आप छोटी सी परिभाषा और भी किसी को बताने के लिए याद रखें कि वे संख्याएं जो परमेय नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? अपरिमेय कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को निश्चित रूप से क्लियर करूंगा बच्चों। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और बने रहें इस चैनल के साथ। ये चैनल आपका हर सब्जेक्ट में 100% तैयारी कराएगा। ये है अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे आप क्या बताएंगे? उसे आप अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? इसकी विशेषता देखिए, इसमें भी दशमलव के प्रकार होते हैं। तो दशमलव दो टाइप के होते हैं, एक शांत जो परमेय है और अशांत दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अशांत में जिसकी आवृत्ति होगी और एक होगा अशांत में जिसकी आवृत्ति नहीं होगी। मैंने स्लाइड लगाई है, आगे आपको मिलेगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि अशांत दशमलव वो जो अनंत तक चलते रहते हैं, अनवरत चलते रहते हैं, वो कटते ही नहीं है। जैसे मैंने किसी संख्या में भाग लगाया और वो संख्या मान लीजिए 0, 1, 2, 5, 1, 3, 1, 2 कुछ ऐसे समथिंग आता जाएगा निरंतर, तो उसे क्या कहेंगे? आप अपरिमेय कहेंगे। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं दशमलव की जिसकी आवृत्ति नहीं होगी, यानी अनावृत्ति वाली संख्याएं। यहाँ पर इसके पहले जो आपने देखा था ये आवृत्ति वाली थी, और ये ऐसी अशांत संख्याएं हैं जो दशमलव की जिसकी अनावृत्ति होती है, यानी आवृत्ति नहीं होगी। जैसे यहाँ ना 1 के बाद हुआ, ना 2 के बाद हुआ, ना 5 के बाद हुआ, ना 1 के बाद हुआ, ना 3 के बाद हुआ, ऐसे किसी भी संख्या के बाद रिपीटेशन नहीं होगा, आवृत्ति नहीं होगी, अर्थात अनावृत्ति वाले दशमलव, यानी ऐसे अशांत दशमलव जो अनावृत्ति वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे? वे अपरिमेय संख्या में आते हैं। यहाँ पर करणी की रूट के अंदर वे सभी संख्याएं अपरिमेय कहलाएंगी जिनका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मतलब निकाल सकते हैं लेकिन पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, उनकी वैल्यू दशमलव में वैल्यू आएंगी, इसलिए उन्हें अपरिमेय में रखा गया है। यहाँ देखिए √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, और 5 को आपको याद रखना है कि 5 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इन किसी भी संख्याओं का पूरा पूरा मान नहीं निकलेगा। जैसे √16 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 के समथिंग प्राप्त होता है। √3 का निकालेंगे तो 1.73 ऐसे प्राप्त होता है। यहाँ पर पूरी वैल्यू नहीं निकल रही है, इसलिए इनको कहा जाएगा कि ये वर्गमूल पूरा पूरा नहीं दे रहे हैं, कोई इनका निश्चित पूरा पूर्णांक वैल्यू नहीं है, वर्गमूल का मान पूर्णांक नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा? अपरिमेय माना जाएगा। तो दो प्रकार की संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या वे संख्याएं जो परमेय नहीं है उन्हें क्या कहा जाएगा? अपरिमेय कहा जाएगा। रूट की संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो भी क्या कही जाएंगी? अपरिमेय कही जाएंगी। और साथ में इस बात को याद रखें, ऐसे अशांत दशमलव जिसकी आवृत्ति नहीं होती अर्थात अनावृत्ति होती है उसे क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। और मैं आपको बता दूं सभी संख्याएं चाहे वे परमेय की हों चाहे अपरिमेय हों चाहे वास्तविक संख्या, सबको एक बात ये दिमाग में फीड करके रखिए, सभी को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। ठीक है, दिखाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिखाया जा सकता। तो वे सभी संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पर आपको दशमलव के प्रसार दिखाए गए हैं। दशमलव का प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो शांत होता है और दूसरा अशांत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर वैल्यूज हैं इसलिए मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। आप ध्यान बनाए रहें और ध्यान से देखें। देखिए शांत दशमलव कौन सा दशमलव है? अभी आपको बताया ना, जैसे 1/2 है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। आप इसमें भाग नहीं लगा सकते, 0 बार लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे तो आपका एक 0 बढ़ जाएगा, 2 5 6 10 तो आया 0.5, लेकिन ये कट गया। बेशक ये दशमलव में संख्या है लेकिन कट जाती हैं,
इसलिए इन्हीं को कहते हैं शांत दशमलव। जो टर्मिनेट हो जाती हैं, जो समाप्त हो जाती हैं, जो कटती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? शांत दशमलव कहा जाता है। आगे देखिए, इसी प्रकार से अगर 3 में 4 का भाग लगेंगे तो 0.75 आएगा और टर्मिनेट हो जाएंगी, पूरी तरीके से कट जाएंगी, इसलिए ये भी क्या कहा जाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहा जाएगा। और शांत दशमलव प्रसार सब परिमेय संख्या होती है, अर्थात इसका मतलब ये सभी जितनी भी हैं सबको क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखें, ये है आपका अशांत दशमलव प्रसार। अशांत में 2 टाइप के होते हैं, एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। अनावर्ती क्या है? एक आवर्ती होता है और अगला अनावर्ती होता है। अनावर्ती क्या है वो देखें और आवर्ती क्या है वो देखें। आवर्ती ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी दशमलव की संख्या है जिनमें कोई एक अंक या 2 अंक, 3 अंक या अंकों का कुछ समूह बार बार रिपीट होने लगता है। जैसे आप देखिए, यहाँ 1 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0.33 की आवृत्ति होगी। यहाँ पर 0.3 पे आप बार लगाकर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो बार वाली संख्या होंगी जिसे आवृत्ति कहते हैं। आपने बहुत संख्याएं देखी होंगी कि 0.3 पे बार, 0.18 पे बार, ऐसे बहुत सी संख्याएं देखी होंगी जिसपे बार लगे होते हैं। तो बार वाली संख्याएं जिसे आवर्ती संख्याएं कहती हैं। तो बार वाली संख्या कोई जरूरी नहीं है कि ढेर सारी संख्याओं पर भी लग सकता है, अर्थात संख्याओं के समूह पर भी लग सकता है और किसी सिंगल अंक पे भी लग सकता है, सिंगल डिजिट पे भी लग सकता है। तो वो बार वाली संख्याएं ही आवर्ती दशमलव कहलाती हैं। और कुछ होती हैं जो कटेंगी नहीं, अनंत तक चलेंगी, लेकिन उनकी आवृत्ति भी नहीं होगी, यानी वो रिपीट नहीं होंगी। जैसे यहाँ 3-3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1-8 1-8 1-8 रिपीट हो रहा है, तो 1-8 का रिपीटेशन चल रहा है, इसलिए ये आवर्ती हैं। जबकि यहाँ देख रहे हैं कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है इनके चलने का। पहले 0.2 आया, फिर 8 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 5 आया, फिर 7, ऐसे अनवरत चलेंगी तो ये भी अनंत तक चलेंगी और ये भी। इसमें क्या, इन दोनों में अंतर क्या है कि ये किसी एक अंक या कुछ अंकों के बाद कुछ अंकों का समूह रिपीट होने लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कटेंगी भी नहीं, अनंत तक चलेंगी और कोई अंक या अंकों का समूह रिपीट भी नहीं होगा। तो जिसमें रिपीट होगा उसे आवर्ती कहेंगे, जो रिपीट नहीं होगा उसे अनावृत्ति कहते हैं। और दोनों कटती नहीं है, इसलिए इनको अशांत भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये समझना है कि अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार की होती हैं, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। और आपको पता है कि आवर्ती वालों को परिमेय संख्या भी कहते हैं। जो आवर्ती होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहते हैं। तो 2 प्रकार के दशमलव में एक शांत और एक आवर्ती वाले जो दशमलव हैं उसे क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या कहा जाएगा। लेकिन ये जो अनावृत्ति वाली हैं इसे अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। तो आप याद रखिए, केवल दशमलव में अनावर्ती वाली जो संख्याएं होती हैं, फिर से सुनिए, दशमलव के प्रसार में अनावर्ती वाली संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं हैं। बाकी दशमलव की कोई भी संख्याएं हो, चाहे आवृत्ति वाली हो चाहे शांत वाली हो, सबको परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। जो कट जाती हैं उसे टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, जो नहीं कटती उसे नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है। अंग्रेजी में कुछ लोगों को ये भी कहा जाता है, बताते हैं, तो आप भयभीत ना हो, इसलिए हम अपने बच्चों को सारी बातें बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, एक फार्मूला आपको जानना है इस चैप्टर के अंतर्गत। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो उसमें ये सवाल, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सवाल आपको दे रखे हैं, इसलिए मैं समझाऊंगा आपको। पहली बात जानिए, कभी भी 2 संख्याओं का जब लासा और मासा लिया जाता है, लासा की मीनिंग जान लीजिए। लासा क्या है? लासा, जिसे आप LCM के नाम से जानते हैं, और एक होता है मासा, जिसे आप HCF के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये 2 बातें हैं। तो अगर कोई 2 संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या आपस में गुणा कर दी जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको संख्या दिया गया है 12 और 18, ये है पहली संख्या और इसे कहेंगे दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये किसके बराबर होगा? इन्हीं संख्याओं का जो HCF प्राप्त होगा, और इसी संख्या का LCM निकालिए,
दोनों अपने HCF LCF के गुणनफल के बराबर होगा। फिर से सुनिए, किसी भी दो संख्याओं का अगर आप मासा और लासा निकाल लीजिए, उनका गुणा करिए, उनका प्रोडक्ट लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही संख्याओं के गुणनफल का मान होता है। यही बात यहाँ पर लिखा गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किया जाए तो ये CF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, और ये केवल दो ही संख्याओं के लिए सत्य है, तीन संख्याओं के लिए ऐसा सूत्र अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि कैसे ये काम करता है। आइए देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है, क्या कैसे सेटिस्फाई होगा ये आप देखें। ये देखिए, आपको कहा कि एक संख्या 12 है और एक संख्या यहाँ पर क्या है 18 है, और इसका HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले LCM HCF ज्ञात कैसे किया जाएगा, ठीक है, पहले मैं आपको HCF ज्ञात करना बताऊं। सबसे पहले संख्याओं का आप फैक्टर कर डालिए और उनको पावर में बदलिए। ठीक है, उसके आगे की बात मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 12 को पहले आप फैक्टर करिए, 12 का। तो 12 का जब आप फैक्टर करेंगे तो इसे 2 से काट सकते हैं, 2 छक 12, फिर 2 तियाएं 6, फिर 3 इकन्ने 3। तो आपके पास जो 12 का फैक्टर प्राप्त हो रहा है, 12 का फैक्टर, आपको जो 12 का फैक्टर मिल रहा है, आपको जो 12 का फैक्टर मिल रहा है वो प्राप्त हो रहा है कि 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। इसे आप कह सकते हैं कि 12 के फैक्टर में 2 2 बार है और 3 1 बार है। ये पावर के रूप में लिख लिया मैंने। इसके बाद दूसरी संख्या थी 18, तो 18 को भी आप क्या करिए, फैक्टर कर डालिए। फैक्टर कैसे करते हैं, यानी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में बदलिए। आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ सभी बच्चों को फैक्टर करने यानी गुणनखंड, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना आराम से आता होगा। तो आप आइए देखिए, 2 से काटिए, से 2 नवा में 18, फिर 3 त्रिका में 9, फिर 3 इकन्ने में 3। तो अब आपके पास 18 का फैक्टर भी आ चुका है। 18 का जो फैक्टर होगा, 18 का फैक्टर, 18 बराबर आपका हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 18 आपका ये 2 1 बार हुआ और 3 2 बार हुआ। आप पावर में बदलें। किसी भी चीज का LCM HCF ज्ञात करने के लिए पहले फैक्टर करेंगे और उन फैक्टरों को आप पावर में, देखिए यहाँ फैक्टर ये प्राप्त हुआ 2 2 बार था इसलिए 2 का पावर बना है, एक अकेला था सिंगल 1 बार आया था इसलिए 1 का पावर बना है। ऐसे यहाँ 18 का आप देखेंगे पूरा प्राइम फैक्टर मैंने अभाज्य गुणनखंड में बदला, उसके बाद 2 1 बार आया है, 3 2 बार आया। इसी प्रकार से आपको पावर में बदल लेना है। उसके बाद HCF और LCM ज्ञात कैसे होंगे वो देखिए। अब फाइनल आप कैसे लगाएंगे, आपका 12 की वैल्यू, आपको 12 की जो वैल्यू आई है वो पावर के रूप में आई है, 2 पे पावर 2 है और इंटू 3 पे पावर कितना है 1 है, और 18 में जब आपने पावर में बदला है तो 18 का आपको मिला है 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 प्राप्त हुआ है। क्लियर। अब इसमें दो चीजें आप ज्ञात करेंगे, पहले तो HCF ज्ञात करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा HCF ज्ञात कैसे होगा। पहली बात, HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ होगा, यानी जो संख्याएं सभी फैक्टर में होंगी, दोनों के फैक्टर में होंगी, उसे चुनेंगे और उसमें से छोटे पावर को बाहर निकाल के गुणा कर देंगे। यही काम है HCF का। फिर से सुनिए, पूरे दोनों फैक्टरों में जितनी भी संख्याएं फैक्टर में आपको पावर में मिली रहेंगी, उनमें जो कॉमन संख्या होगी, अर्थात जो दोनों में होगी, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगी, उसे क्या कहेंगे, आप बाहर निकालेंगे। जैसे देखिए 12 के फैक्टर में यहाँ 2 है और 18 के फैक्टर में भी 2 है, इसमें भी 3 है, तो ये इसका मतलब ये भी और ये आपस में कॉमन है और ये कॉमन है। लेकिन इन कॉमन की संख्याओं में किसे आप बाहर निकालें, दोनों कॉमन में छोटी घात निकालेंगे। तो यहाँ कॉमन में 2 पे 2 है, यहाँ 2 पे 1 है, तो छोटा घात यानी 2 पे 1 निकलेगा। और यहाँ 3 पे 1 है, यहाँ 3 पे 2 है, तो अब यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये 3 पे 1। इस हिसाब से आपको 2 गुणे 3 बराबर 6 वैल्यू प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि यहाँ HCF की वैल्यू कितनी आ चुकी है, HCF इनका आ गया है कितना, 6 आ गया है। क्लियर है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए कि कैसे आप LCM निकालते हैं। LCM अगर आपको निकालना होगा तब आप क्या करेंगे, LCM आपको निकालना होगा तो आप यहाँ पर मात्र LCM निकालते समय इतना ध्यान देंगे कि जो संख्याएं उभयनिष्ठ हैं उनको तो लिखेंगे,
जो संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी लिखेंगे और इसमें बड़ी बड़ी घातें निकलेंगी। तो देखिए यहाँ पर दो दोनों में है, लेकिन एलसीएम निकालते समय आपको बड़ी घातें लिखनी है। तो यहाँ दो बार है, यहाँ 2 एक बार है, इसलिए बड़ी घात लिखिए, 2 पे 2 लिखिए। और यहाँ पर 3 दोनों में है और बड़ी घात लिखनी है, इसलिए 3 पर 2 लिखिए। अब आपका 2 पे 2 की वैल्यू 4 होती है, 3 पे 2 की वैल्यू 9 होती है। गुणा करने पर आपको 36 प्राप्त हो जाएगा। इस हिसाब से आपको एलसीएम प्राप्त हो गया है कि एलसीएम बराबर कितना हो गया है, एलसीएम आ गया है 36। क्लियर है। तो ये 12 और 18 को आप पहले फैक्टर करेंगे, पावर में बदलेंगे, घात छोटी घात निकालेंगे तो एचसीएफ बन जाएगा, और दोनों कॉमन में बड़ी घातें निकालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो एचसीएफ निकालते समय केवल उभयनिष्ठ को ही चुनते हैं, लेकिन एलसीएम निकालते समय बड़ी घातें चुनते हैं। जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकालेंगे और जो नहीं है उसको भी बाहर निकाल के गुणा करेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, एलसीएम। एलसीएम में फिर से मैं बता दूं, जो दोनों में होगा, जो सभी फैक्टर में कॉमन होंगी वो तो निकलेंगी, जो कॉमन नहीं होंगी वो भी निकलेंगी। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन एचसीएफ निकालते समय ध्यान रखना है कि केवल कॉमन वाली संख्याएं ही बाहर निकालिए और छोटी घातों को निकालिए, ठीक है। इस हिसाब से आप एलसीएम और एचसीएफ याद कर लेंगे। अब ये करने के बाद आप इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप देखिए, आपको एचसीएफ एलसीएफ प्राप्त है, दोनों प्राप्त हैं। अब आप यहाँ इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब देखिए, आपको पहली संख्या जिसे आप क्या कहते हैं, 12 कहते हैं, दूसरी संख्या जिसे आप क्या कहते हैं, 18 कहते हैं, ये किसके बराबर होगा, एचसीएफ के। एचसीएफ कितना है, 6 है, और एलसीएम कितना है, 36 है। अब इन दोनों का गुणा करके आप देखिए, 18 दूना कितना हो गया, 36, आपको 3 हासिल हो जाएगा। 18 करने में 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया, ये आ गया 216। अब अगर यहाँ गुणा करेंगे, 36 छक्का कितना आ गया, 216। यही बताया जा रहा था बच्चों कि किसी भी दो संख्याओं का अगर आप एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ एलसीएम का जो गुणनफल की वैल्यू होगी वही दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान होता है। वही ये फार्मूला लिखा हुआ है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करिए तो एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। ये अब आपको प्रश्नावली से संबंधित सवाल क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं आपको कराऊंगा एक एक करके। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंड जैसे मैंने अभी बताया, केवल इसको तोड़ के लिख देना है, चाहे पावर के रूप में चाहे वैसे डायरेक्ट। अब मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिए और सीखिए। यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल दिया गया है 140 का दिया गया है, इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले जिस संख्या के अंत में 0 या सम संख्या आती है उसे 2 से काटा जाता है, तो पहले इसे 2 से काटिए, और 2 से स्टार्ट ही किया जाता है, इसलिए आप भी 2 से ही काटिए। 2 साते 14 और ये 0 बार, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, इसमें 1 बच जाता है, 10 हो जाता है, 2 पाँचे 10। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 साते 35, फिर 7 से काटेंगे। तो इस प्रकार से आपका 140 का जो फैक्टर है, 140 का जो फैक्टर है, 140 बराबर कितना प्राप्त हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसे आप ऐसे लिख दें, ये भी आपका आंसर है। और या फिर इसे आप 140 को पावर के रूप में लिख सकते हैं, 2 पे 2 बार, 5 एक बार आया और 7 आपका एक बार आया। इसे भी आप अपना उत्तर कह सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं, बहुत ऐसे लिखते हैं, दोनों में बच्चों कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप कैसे भी करके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप 156 का कर लीजिएगा। मैं आपको इसके आगे करके दिखा देता हूँ। ऐसे जो आपको मैं छोड़ूंगा, क्वेश्चन नहीं करूंगा, वो आप होमवर्क के रूप में अपना घर से करके लाएंगे और डाउट बॉक्स में या कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। अगली संख्या देखिए, आपके पास है 3825। इसका फैक्टर करिए। इसका फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए, ये 2 से कटने वाली संख्याएं तो नहीं है, तो आप 3 से काटिए, देखिए कट जाए, तो काटिए उसको। 3 इकन्ने में 3, 3 दुनाए 6, 2 बच गए, 22 हो गया, 3 साते 21, 1 बच गया, 3 पाँचे 15। इसके बाद फिर 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 दुनाए 6, एक साथ 3 पाँचे 15। उसके बाद फिर आप देखिए, अभी 3 से काटेंगे तो 3 इक्का में
3 1 बजे 3 चौक 3 से नहीं कटेगा। अब ये आप 5 से इसको काटिए, 5 ये छोटा है 5 से, इसलिए यहाँ डबल कर लिया जाएगा। 5 8 40, 2 बज गया, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 करने में 5, 3 5 7 35, फिर उसके बाद 17 से काट देंगे। तो इस प्रकार से आपको संख्या की वैल्यू मिल गई है कौन सी कि 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ आपको, एक 3 प्राप्त हुआ, वो कितनी बार है, 2 बार है, चाहे आप पहले लिख लें, 3 2 बार है, 5 भी कितनी बार है, 2 बार है, और 17 कितनी बार है, 1 बार है। ये हो गया 3 पे स्क्वायर, फिर 5 पे स्क्वायर, फिर 17। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। आप इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में करके दिखाएंगे। आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखें। अगली संख्या आपके पास है एक 5005। इसको कैसे काटें आप इसको सबसे पहले 5 से काटिए, क्योंकि ना 1 से कटेगा ना 2 से, और 1 से तो कटेगा, लेकिन 1 से काटने से फिर वही संख्या पुनरावृत्त हो जाएगी, इसलिए उससे ना काटें आप, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट, जैसे 7 को 1 से काटेंगे 7 ही आएगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए 2 से काटे। 2 से कटने वाली नहीं थी, 3 और 4 से, इसलिए मैं 5 से काट रहा हूँ। 5 करने में 5 0 0, 5 करने में 5। फिर आप क्या करिए, इसको 7 से काटिए, 7 करने में 7, 3 7 चौक 28, 2 7 3 21। फिर इसको आप 11 से काटिए, 11 करने में 11, 3 बच जाएगा, 33 बनेगा, 11 3 33, और फिर इसको आप 13 से काट सकते हैं, 13 करने में 13। इस प्रकार से आपने 5005 का फैक्टराइजेशन कर दिया है। पहले 5 प्राप्त हुआ, फिर 7 प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद 11 आया, फिर उसके बाद 13 आया। इसमें सब सिंगल बार आया, इसलिए सबका पावर एक ही रहेगा। आप यहीं इसको यूं ही आंसर के रूप में लिख दें। क्लियर है? इस प्रकार से आप करेंगे। अगला सवाल आप देखें। अगला है आपका 7429। बच्चों, जब भी ये सवाल आपके जहन में आए तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा इस संख्या पर नज़र मार लीजिए। ध्यान रखिए कि ये संख्या 7429 है। जब भी 7429 की बात आए तो इसके लिए आप याद रखें कि इस संख्या को आप हमेशा जब काटना चालू करें तो सबसे पहले 17 से काटें। ठीक है, 17 चौक के 68, क्योंकि देखिए 17 से ये छोटा इसलिए डबल करके काटेंगे। 17 चौक के 68, और उसके बाद आपके पास 6 बचेगा, 17 तियां 51, उसके बाद आपके पास 11 बचेगा। 11 लिखेंगे तो 9 है, तो 11 ऐसे लिखेंगे ना, 9 बगल में है तो 119 बन जाएगा। तो 17 7 कितना हो जाएगा, 119। फिर उसके बाद इसको 19 से आप काटिए, 19 दुनाए 38, तो 2 ये 3 हो 5 57 हो जाएगा, 19 तियां 57, और उसके बाद इसको 23 से काट दें, 23 करने में 23। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस अकॉर्डिंग कि आपके पास 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, एक 17, एक 19 और एक 23 प्राप्त हुआ। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें। कभी कभी क्या होती है, कोई रूढ़ संख्याएं होती हैं, तो उसको आप तैयार रखें, याद रखें, ताकि आप कर पाएँ। ठीक है, बाकी और सब संख्याएं इजी हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होगा। मैंने आपको ये बता रखा है अभी, इसलिए मैं अभी ये सवाल आपको बताऊंगा नहीं। ये सभी सवाल आपके क्या हैं, होमवर्क के हैं। ठीक है, ये नहीं लाइए, मैं एक कर देता हूँ आपके लिए, उसके बाद आप घर पे करिएगा। अभी ये बताया है लेकिन मैं कर देता हूँ ताकि आप घर पे करें। सबसे पहले देखिए, पहली संख्या 26 है, तो पहले तो आप 26 का क्या करिए, गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलिए। तो देखिए ये आया आपका कितना, 2 से काटेंगे 13 बार, फिर उसके बाद क्या काटेंगे, एक बार। अगली संख्या है 91 है, इसको कैसे काटेंगे, इसको आप क्या काटिए, 7 से काटिए, 7 और दोनों 7 3 21,
फिर उसके बाद आप इसे क्या काटिए 13 से, 13 एकन्यम 13। तो आपके पास 26 का जो फैक्टर आया है वो कितना आया, 26 का फैक्टर आया 2 गुणे 13 और 91 का फैक्टर आया 7 गुणे 13। मैंने कहा HCF कैसे निकलेगा, HCF दोनों में होना चाहिए और छोटी घात है, तो 2 तो इसमें है ही नहीं, 7 इसमें है तो उसमें नहीं है, लेकिन ये 13, ये जो 13 आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये दोनों स्लाइड दोनों पे दोनों फैक्टर्स में, इसलिए HCF के रूप में आपका क्या निकलेगा 13 निकलेगा। अब आपको निकालना है क्या LCM। LCM आप कैसे निकालेंगे, LCM में मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन है वो भी निकलेगा, जो कॉमन नहीं है वो भी निकलेंगे। तो 2 कॉमन नहीं है इसलिए 2 भी निकलेगा, और 7 भी नहीं था इसलिए 7 भी निकलेगा, और अगला 13 जो कॉमन था वो भी निकलेगा। तो ये हो गया आपका 7 दूना 14 और ये 13, आप गुणा करेंगे 13 चौके 52, 2 5 हासिल, 13 के निम 13, 13 5 18, तो आपको मिल जाएगा 182। कितना मिल जाएगा 182। अब आपको क्या करना है, अपने उत्तर से जांच करना है। जांच किस बात की करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप ऐसे फैक्टर करेंगे, इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा HCF प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त होगा LCM। ठीक है, अब इनसे अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर संख्याओं का जो HCF LCM आया है, तो HCF आया हुआ है HCF जो आया है वो कितना आया है, HCF आया है 13, और जो LCM आया हुआ है वो कितना आया है 182। अब इसको लेकर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप देखिए कि जांच कैसे की जाएगी, क्या किया जाएगा जांच। जांच देखिए कैसे किया जाएगा। जांच में आप को क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणा करना है। तो संख्याएं आपकी हैं 26 और 91, तो आप लिखेंगे 26 गुणे 91, एक तो ये करेंगे, और अगला करेंगे क्या करेंगे HCF और LCM। HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। अब इन संख्याओं का क्या कर लेंगे गुणा। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि 91 में 26 का गुणा करेंगे तो 6 इकन्ने में 6 और 6 9 में 54 ये आएगा, 2 इकन्ने में 2, 2 9 18 ये आएगा, ये आएगा 6 4 2 6 और 8 5 13 के 3, एक और एक हासिल, तो ये हो जाएगा 2। ये आपको प्राप्त होगा 2366। कितना आएगा 2366। यहाँ आप करेंगे 13 दूना 26 की 6, 13 8 104, 2 6, 13 कन्ने 13, 13 और 10 कितना हो गया 23। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे आपको दोनों संख्याओं के जो गुणनफल की वैल्यू है वही HCF और LCM के गुणनफल की भी वैल्यू है। इस प्रकार से जांच कर दी जाएगी, और इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उस हिसाब से सवाल को लगाया जाएगा, जिससे HCF और LCM। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पावर में बदलेंगे, दोनों में जो संख्याएं उपस्थित हैं उभयनिष्ठ रूप से उसकी छोटी घात निकाल के गुणा करेंगे, HCF आ जाएगा। और अगर उभयनिष्ठ में बड़ी घात निकालेंगे और जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी निकाल के गुणा कर देंगे साथ में, तो LCM बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप सवाल लगा लीजिएगा, जो नहीं आएगा वो हमसे आप पूछ सकते हैं अगली क्लास में। ये देखिए कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आप HCF LCM कैसे ज्ञात करते हैं, मैं इसमें से भी आपको एक करके दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 12 का फैक्टर करना है, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 गण्यम 3, तो आपको ये प्राप्त हुआ। और अगला आपके पास है 15, 15 कैसे लगेगा, तो आप करेंगे 3 5 15, 5 गण्यम 5, एक तो ये हो गया आपका, ये 2 मिल गए। अगला तीसरा है 21, कितना है 21, 21 कैसे करेंगे, 21 को करेंगे 3 7 21 और 7 गण्यम 7। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं। अभाज्य गुणनखंड में 12 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 2 और 3 प्राप्त हुआ है।
यानी आप लिखेंगे 2 गुणे 3। अगला लिखेंगे कि आपके पास 15 था, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 15 है। 3 गुणे 15 ये हो गया 3 गुणे 5। अगली संख्या आपकी थी 21, क्या थी 21, उसका कितना आया है 3 और 7 आया है, क्या है 3 और 7। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा HCF। क्या निकालना होगा, HCF। HCF कैसे निकलता है, मैंने कहा जो संख्याएं सब में होंगी, तो आप देख पा रहे हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ये 3 निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका और कोई संख्या 2 नहीं निकल पा रहा है, 5 7 भी नहीं, ये HCF आपका आ गया है। अब इसके बाद आपको निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LC और M। LCM कैसे निकलेगा आपका, LCM आप कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था जो जिनके जोड़े बनेंगे, जो सब में होगा उसको आपको लिखना है, और जो नहीं है उनको भी लिखिए। तो 2 को भी लिखिए, 5 को भी लिखिए और 7 को भी लिखिए। अब आप गुणा करिए, तो 3 दूना 6, 6 दूना में 12, 12 25 60, और 60 में जब आप 7 का गुणा करेंगे तो आपको 420 आ जाएगा। ठीक है, तो 420 आएगा। तो इस प्रकार से अगर आप ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपको 400 कितना प्राप्त होगा, 420 आ जाएगा। एक बार देख लें, 3 दूना 6, 6 दूना में 12, 12 25 60, और 60 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 7 6 42, तो आपको 420 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास LCM HCF है। अब सेटिस्फाई करिए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, HCF और LCM ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से ज्ञात हो गया। ऐसे आप इन संख्याओं का और इनका कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा वो हम आपको अगली क्लास में आप कमेंट या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के उसमें पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लिंक में आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देख लें एक बार। क्वेश्चन देखें कि कह रहा है कि HCF 306 और 657 कितना है, 9, ये आपको दिया है। ठीक है, और LCM 306 और 657 का आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, कहने का मतलब ये दोनों आपके संख्याएं हैं, ये संख्या पहली है और ये संख्या दूसरी है, जिसका HCF कितना दिया गया, आपको 9 दिया गया है। इसके बाद आपको इन्हीं संख्याओं का यानी 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, तरीका ये है कि आपको पता होगा कि एक फार्मूला आपको बताया गया है, इस फार्मूले को मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, लिखूंगा। आप देखें कि जब भी आप HCF और LCM का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका गुणनफल जो आता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। क्लियर। अब HCF की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, LCM की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो LCM को आप एज इट इज उतार दीजिए, मतलब लिखिए। और दोनों संख्याएं कौन सी हैं, एक है 306 और अगली संख्या है 657, तो इन्हें लिखिए। एक 306 है और एक है 657, दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। आपने गुणा कर ली। अब आपको LCM की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो आप LCM पे ही रोक दीजिए और इस 9 को पक्षांतर करके दूसरे साइड ले जाइए। पक्षांतर करने का तरीका बेहद ही सिंपल है। पक्षांतर कैसे होता है किसी समीकरण में, कि अगर कोई चीज एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो दूसरे पक्ष में जाने पर अगर उसका पहले उस पक्ष में मल्टीप्लाई हुआ है यानी गुणा, तो अगले पक्ष में भाग हो जाएगा। यदि जुड़ा है तो वो चीजें दूसरे पक्ष में जाके घट जाती हैं, यदि घटा हुआ है तो वो अगले पक्ष में जाके जुड़ जाती हैं, और यदि कहीं पर भाग हुआ है तो दूसरे पक्ष में जाके गुणा हो जाता है। मतलब कि आपको यूं सोचना है कि ट्रांसफर करते समय एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते समय सब कुछ अपोजिट हो जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है।
जोड़ का घटाना हो जाता है, घटाने का जोड़ हो जाता है, गुणे का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। तो मैं वही प्रोसेस प्रक्रिया अपनाऊंगा। यहाँ एलसीएम के साथ 9 का गुणा है, मैं उधर भेजूंगा तो इसमें भाग हो जाएगा। इसका मतलब कि 306 और गुणे 657, इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे 9 का। 9 का भाग लगाने पे 9 इकन्ने 9 और इसे काटेंगे 9 त्रिक 27, आपके पास 3 बचेगा 36 होगा, तो 9 चौक 36। आपका वैल्यू आ गया LCM इज इक्वल 34 इंटू 657। यदि आप इसका गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 22,338। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपकी एलसीएम की वैल्यू है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखें। क्वेश्चन में आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n, यहाँ n प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ये अनंत भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या n हेतु 6 के घाते n, 6 पे जो पावर है n, इसकी वैल्यू, इसका मान 0 पर समाप्त होगा। पहले तो आप देखें कि 0 पर समाप्त कैसे होता है। कभी भी किसी संख्या के अंत में या समाप्ति के समय लास्ट में 0 कब आता है। देखिए यहां पर एक संख्या लिख रहा हूं मैं, 1 2 3, इनमें कहीं भी 0 नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें 0 लगा देता हूं। ठीक है, 0 लगाऊंगा, केवल देखिए 0 कैसे आएगा इसमें। अगर इसमें आप 2 और 5 अपने पास से डाल दीजिए, सब में 2 और 5, तो ये जो अभी 1 2 और 3 था, केवल इसमें मात्र 2 5 का गुणा करने से आपको दिखाई पड़ेगा ये वैल्यू बदल जाएगी। 5 दुनाए 10 इकन्ने 10, 5 दुनाए 10 दुनाए 20 और 5 दुनाए 10 और 3 30। आप देख रहे हैं जिस संख्या में अभी 0 नहीं था उसके लास्ट में तुरंत 0 आने लगा। ये कैसे हुआ, केवल हमने किसका गुणा कर दिया है, 2 और 5 का। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक संख्या है 17, इसमें भी 0 नहीं है, लेकिन इस 17 में जैसे ही आप 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत आपका 5 दुनाए 10 और 10 का 17 में गुणा करने से 170। तो आप देख रहे हैं लास्ट में कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो किसी भी संख्या के अंत में 0 आने का चांस तभी बनता है जब उस संख्या में 2 और 5 आवश्यक रूप से आवे। जब तक 2 5 किसी संख्या में नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 13, इसमें भी तो नहीं है, लेकिन आप इसमें 2 और 5 इंक्लूड करिए तो आप देखेंगे कि 5 दुनाए 10 और 13 में गुणा करेंगे 10 का, तो 130 आएगा। एकदम ये डेथ सेवर है बेटा कि जब भी किसी संख्या में 2 5 का मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट का अंक क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। यानी जब भी 0 पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 अवश्य आएंगे। अब 2 5 एक बार आएगा कि 2 बार आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार जरूर आएगा। एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का चांस जरूर है कि अगर एक भी बार 0 आ रहा होगा या लास्ट में 0 आ रहा होगा तो कम से कम एक बार अवश्य आएगा। ये बात आपको याद रखनी है और इसी से आपका उत्तर, मैं इस बार पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि इसी बातों से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि सवाल कैसे आपको बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखने हैं, कैसे लगाने हैं, सवाल कैसे हल होगा उसे देखिए। कैसे लगेगा, 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। आप देखिए यहाँ हल कर रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको ऐसे लगाना है, इत्मीनान से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 टू द पावर n इज इक्वल, आप लिख सकते हैं कि 6 को तोड़ के 2 3 6 लिख सकते हैं, क्लियर। और इस पे पावर कितना है, n है। ठीक है, अब इसको अगर और आगे आप बढ़ाएंगे तो आपका पावर खोलने पे 2 पे पावर n होगा और 3 पे पावर n होगा। अब यहाँ कंक्लूजन में देख रहे हैं आपके पास 2 उपस्थित है, लेकिन कम से कम इसमें एक बार 5 आना चाहिए था, तभी 2 5 दोनों उपस्थित होते
और अंत का अंक क्या हो जाता है, शून्य होता है। चूंकि यहाँ इस चीज का अभाव है, कमी है कि इसमें 5 नहीं है, इसलिए आप कहेंगे कि शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जो बातें मैंने समझाई वही आप स्टेटमेंट में लिखिए, जैसा कि मैं लिख रहा हूं। आपको लिखना है कि चूंकि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2n इंटू 3n के रूप में है, यहां 5 टू द पावर n की कमी है। इसलिए 6 टू द पावर n के मान में कभी भी अंत में शून्य पर 6 टू द पावर n का मान समाप्त नहीं होगा। ये आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें आपको पूरे मार्क मिलेंगे 100 आउट ऑफ 100। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 ये सब गुणे में है और इसमें प्लस किया गया है 13 को ये, और 7 6 5 4 3 2 1 ये मल्टीप्लाई में है, इसमें केवल प्लस कर दिया गया है 5 को। इसमें एक बात ध्यान रखिए आप कि यहाँ पर कुछ संख्याएं कॉमन है। गुणे में जो 5 आ रहा है ये ऐड में भी 5 है, ये कॉमन है। ऐसे ही इस गुणे में ये 13 और ये 13 आपस में क्या है, कॉमन है। मैं इसलिए यहाँ जोर दे रहा हूँ कि मैं इन्हीं कॉमन को इनमें से बाहर निकालूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि भाज्य संख्याएं हैं ये क्यों है, इसका आपको रीजन बताना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए पहले तो समझते हैं भाज्य है क्या। भाज्य है क्या, देखिए भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य देखिए, पहले अभाज्य में क्या है कि जैसे एक संख्या है 2, इसके फैक्टर कौन से हैं, इसको कौन कौन काट सकते हैं। 2 को हम केवल 1 से काट सकते हैं और 2 से काट सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब इसके बाद आप 3 देखिए, 3 को किससे काटें, 3 को भी आप 1 से और 3 से काट सकते हैं। ऐसे आप 5 को देखें तो 5 को आप 1 और 5 से काट सकते हैं। इसका मतलब वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से, यहां देखिए 1 और इसकी संख्या स्वयं, ये 1 और ये स्वयं, जो संख्याएं जो 1 व स्वयं से कटें उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अभाज्य कहते हैं। या आप कहें यहां पर गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या। तो आप गिन के देखिए, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी, और यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2। इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। लेकिन भाज्य देखें, आप एक संख्या लिखिए 6, 6 के फैक्टर देखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से। यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। ऐसे आप 4 को देखें, 4 को 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और ये 2 से भी कटेगा। यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो जहां पर केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हैं वो अभाज्य है, लेकिन जहां 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे क्या कहा जाता है, भाज्य। मैं भाज्य को इसलिए डिफाइन कर रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। फिर से सुनिए,
जहां केवल 2 गुणनखंड पाए जाते हैं वो अभाज्य होता है, जहां 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो क्या होता है, भाज्य। इसलिए मैं यहाँ जोर दे रहा हूं कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, इस स्टेटमेंट का आंसर इन्हीं से निकल के आएगा। जहां पर गुणनखंडों की संख्या, ये देखिए 4 है, ये 3 है, तो 2 से ज्यादा है, यानी भाज्य वो है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं, जिनके खंडों की संख्या 2 से क्या हो, अधिक हो, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप देखिए, अब सवाल का आंसर किस तरीके से देंगे। ये संख्या है आपके पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक संख्या है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इस पूरे फंक्शन में इसमें आपको 13 दिखाई पड़ रहा है और फिर ये प्लस 13 जुड़ा हुआ। अगर मैं इस पूरे में से 13 कॉमन ले लूं तो 13 इस पूरे फंक्शन से भी 13 निकल जाएगा और यहां से भी 13 निकल जाएगा। क्लियर है? तो मैं वही कॉमन लेने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको एक बार और लिख दूं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप यहाँ से 13 को क्या करिए, कॉमन लीजिए। तो जब 13 बाहर निकालेंगे तो आपके पास केवल 7 इंटू 11 बचेगा, और प्लस जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो 13 का एक बार टेबल जाएगा, कट जाएगा। इस प्रकार से आपकी ये संख्या इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है कि ये 13 आपका कॉमन है और 11 सते 77 और प्लस 1 हो गया आपका। अब आपके पास हो गया 13 इंटू 77 और 1 78। अब क्या करेंगे, आपको ये 13 हो गया और इस 78 को 13 छक 78, 6 का मतलब है इस तरीके से, ठीक है। और तोड़ना चाहें तो 13 2 और 3, ठीक है। 6 को मैंने तोड़ दिया 2 3 में। अब आप देख पा रहे होंगे, आप स्टेटमेंट लिखेंगे, चूंकि यहां संख्या 7 11 13 प्लस 13 के लिए गुणनखंडों की संख्या, देख रहे हैं। अब ये जो भी संख्या रही हो वो 13 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। यहाँ इस संख्या के लिए गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या है, अधिक है। इसलिए 7 11 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं लिख के कर रहा हूं, एकदम सेम टू सेम कॉपी करके, आपको कॉपी पेस्ट करके बोर्ड के पेपर में आना है। आपको पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी खेल के मैदान की, ये सवाल तो इजी है लेकिन इसको समझना थोड़ा टफ है। आप केवल मेरी बातों पर ध्यान लगा के सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अभी तक कोई सवाल शुरू नहीं हुआ। खेल का मैदान है, उसका पथ कैसा है, वृत्ताकार है, जिस पर आप खेलेंगे, ठीक है। कह रहे इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, अब सवाल शुरू हो रहा है, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। इस बात को आपको याद रखना है। एक बच्ची है सोनिया, जिसे उस पथ का, उस रास्ते का चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में एक बच्चा है जिसका नाम है रवि, कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। वृत्ताकार पथ है, 2 बच्चे हैं, एक सोनिया और एक रवि।
सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए क्या करना है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब इसको मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगा। आप देखिए, ये है वो वृत्ताकार पथ। यही वृत्ताकार पथ किन के लिए है? एक बच्ची है सोनिया, बच्ची का नाम है सोनिया, सोनिया के लिए। सोनिया और बच्चा है रवि। ठीक है, एक चक्कर कैसे मारेंगे? मान लीजिए इसका पॉइंट है ए, जहां से वे चलते हैं एक ही समय, एक ही टाइम, एक ही दिशा में चलते हैं। तो मान लीजिए इस दिशा में चल रही हो, तो ये रवि भी इस पॉइंट ए से इसी दिशा में चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? अब ये बच्चा एक चक्कर, अगर सोनिया एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है तो क्या होगा? एक चक्कर का अर्थ है, एक चक्कर का अर्थ है कि 18 मिनट। ये सोनिया की टाइमिंग है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है। एक चक्कर में कितना मिनट लेगी सोनिया? 18 मिनट। अगर 18 मिनट लेगी तो ये यहां से चल के पुनः से फिर ए पर आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये दूसरा चक्कर ले तो वो 36 मिनट लेगी और एक बार फिर से बिंदु ए पर आ जाएगी, मतलब कि फिर से अपने मूल स्थान पे आ जाएगी। अगर वो तीसरा चक्कर ले तो उसे 54 मिनट लगेगा और फिर तीसरे चक्कर में घूम करके वो फिर बिंदु ए पर आ जाएगी। ठीक है, अब रवि का आप देखें, इसी प्रकार से रवि को आप देखिए, यदि रवि ऐसा करेगा तो उसका एक चक्कर तो 12 मिनट में होना है। कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। क्लियर है, ये रवि की टाइमिंग है। तो एक चक्कर अगर रवि लगाएगा तो इसे लगेगा 12 मिनट। तो पहले चक्कर में 12 मिनट में घूम के बिंदु ए पर होगा, फिर दूसरे चक्कर में 24 मिनट हो जाएगा और फिर से एक बार वो बिंदु ए पर होगा और तीसरे चक्कर में 36 मिनट हो जाएंगे और फिर से वो बिंदु ए पर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वो कॉमन समय है। कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मतलब बिंदु ए पर ही उपस्थित होंगे? ऐसा कब होगा? ठीक है, तो कौन सा टाइमिंग है जिस पर वे दोनों बिंदु ए पर होंगे? ये अपने दूसरे चक्कर में 36 मिनट में यहां होगा बिंदु ए पर, और ये अपने 36वें मिनट में तीसरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो ये भी कहां पर होगा? बिंदु ए पर ही होगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। इसमें मेरा पूरा विश्वास है कि आप स्ट्रक्चर से समझ गए होंगे। तो यही पूछा जा रहा है, वो कौन सा कॉमन समय है, वो कौन सा समय है जिस पर वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पे होंगे? तो यहाँ पर 36वां वो मिनट है जिस पर ये भी ए पर होगा और 36वें मिनट में इसका तीसरा चक्कर कंप्लीट होकर ये भी होगा। जब भी चक्कर कंप्लीट होता है बिंदु ए पर आ जाते हैं दोनों। तो इसका दूसरा कंप्लीट हुआ, ये भी ए पर होगी और इसका तीसरा कंप्लीट हुआ, ये भी। चक्कर से आपको कोई मतलब नहीं है, मिनट टाइमिंग से मतलब है। तो कौन सा वो कॉमन मिनट है जब दोनों लोग सेम बिंदु पर होंगे? 36वां वो मिनट है जब ये बिंदु 2 चक्कर पूरा करके बिंदु ए पर होगा और ये 36 मिनट में 3 चक्कर मार करके बिंदु ए पर होगा। यही आपके क्वेश्चन का डिमांड था कि कब कौन सा वो समय है जिस पर दोनों प्रारंभिक स्थान पर यानी ए पर होंगे। तो वो कौन सा समय है? 36 मिनट है। ठीक है, अब ये तो है जनरली समझने की बात। यहां पर आप देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे सोनिया का जो चक्कर मारने का टाइमिंग है वो 18 का टेबल है, मतलब कि पहाड़ा है। 18 को 18 दूनी 36, 18 तियाएं 54
और यहाँ आप देखेंगे रवि का तो 12 का टेबल है, 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इस हिसाब से आप देख रहे हैं दोनों ही क्या है, टेबल हैं। टेबल किस चीज में आता है, आप देखिए एक चीज आप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है HCF। HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब कि जिससे चीजें काटी जाती है। तो ये भाग वाली प्रक्रिया है, तो भाग तो आप कर नहीं रहे, यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा है, टेबल चल रहा है। लेकिन आप देखें LCM ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ ही बच्चों पहाड़ा होता है, मल्टीपल का मतलब ही अपवर्त्य होता है। हिंदी में अपवर्त्य कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, और उसका अर्थ ही पहाड़ा होता है। तो आप देखिए यहाँ पर पहाड़ा ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन उसमें सबसे छोटा पहाड़ा देखना है जिस पर वो लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले, अब इसके बाद भी मिलेंगे, 36 मिनट में मिले, 72 मिनट में भी लेंगे, आगे भी मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा पहाड़ा। छोटा क्यों, क्योंकि इस LCM में एक शब्द है L, L माने लोएस्ट, लोएस्ट माने सबसे छोटा। इसलिए मैं ये डिफाइन, सवाल बताने को तो 2 मिनट में बता दिया जा सकता है कि आप 12 और 18 का LCM निकाल लीजिए, सवाल 2 मिनट में हो जाता है। लेकिन मैं आपकी उस सवाल पे समझ बनाने के लिए पूरी जानकारी दे रहा हूं कि LCM निकाला ही क्यों जा रहा है। इन टेबलों में सबसे छोटा टेबल जो प्राप्त होगा उभयनिष्ठ, वो क्या हो, 36 है। इससे पहले कोई नहीं आएगा, इसके बाद 72 आएगा जो कि इससे क्या है, बड़ा है। तो इसलिए आपको 36 ही कॉमन मिला है और वो सबसे छोटा है, और यही टेबल है। तो टेबल मतलब मल्टीपल, और ये लोएस्ट माने छोटा, और कॉमन माने जो दोनों में है। तो ये भी दोनों इसमें है और ये भी इसमें है, इसलिए इस सवाल का हम लोग क्या निकालेंगे, LCM। अब आप अपना LCM देख लीजिए कि LCM कैसे निकाला जाएगा। ये सब तो जो समझाने के लिए मैंने कहा और लिखा है, इसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। अब आपके समझ में बात बन गई होगी कि करना क्या है इसमें। तो हम लिखेंगे कि वह समय जिस पर सोनिया और रवि पुनः अपने प्रारंभिक स्थान, यानी जिसे मैंने ए से दर्शाया था, स्थान पर होंगे वह समय 12 व 18 का LCM होगा। LCM कैसे लगेगा, आप देखिए। LCM लगाने का तरीका है, आपको मैंने पहले ही बताया। LCM में आप तो पहले दोनों संख्याओं का फैक्टर करेंगे। तो एक संख्या आपकी 12 है, एक संख्या आपके पास 12 है। 12 का फैक्टर कैसे होगा, 3 चौके 12। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, और अगर पावर में बदलेंगे तो 2 पे 2 और 3 एक बार आएगा, ये आपका फैक्टर हो गया। और एक संख्या है आपके पास 18। 18 का आप देखेंगे तो आपके पास 3 छक 18 होगा। 3 6 को तोड़ दीजिए, 2 तियाएं 6, पावर में बदलिए तो 2 एक बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 2। ये 18 का फैक्टर है। तो दोनों फैक्टर आपके पास आ चुके हैं। एक फैक्टर आ गया है 18 का, ये पावर में, और 12 का फैक्टर आ गया है आपके पास, ये पावर में। अब इसमें आपको मैंने LCM के विषय में बताया था कि LCM वो संख्या है जिसमें आपको बड़े बड़े पावर लेने होते हैं। तो 12 में आपको प्राप्त हो गया है, 12 में आपको प्राप्त हुआ है 2 पे 2 और 3 पे 1, और 18 में प्राप्त हुआ है आपको 2 पे 1 और 3 पे 2। मैंने कहा जो उभयनिष्ठ होगा वो भी निकालिए, जो नहीं है वो भी निकालिए, लेकिन बड़ी बड़ी घातें निकालेंगे तो LCM बन जाएगा। अगर कॉमन वालों में छोटी घातें निकालेंगे तो HCF बन जाएगा। तो हम चूंकि LCM निकालने आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जो दोनों में है उसमें से बड़ी घातों को निकालेंगे। तो ये दोनों में है और इसकी बड़ी घात है 2 पे 2, और ये दोनों में है, इसमें बड़ी घात है 3 पे 2, तो इसलिए इनको निकालेंगे। तो आपके पास ये 2 का 2 आएगा 4, और 3 पे 2 का मान आता है, 3 का स्क्वायर होता है ना, तो 3 गुणे 3 लिखेंगे और ये बन जाएगा 9। ऐसे 2 पे स्क्वायर का मतलब होगा 2 गुणे 2, तो आपको मिल जाएगा 4। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9, और गुणा करेंगे 36।
तो बिल्कुल आपको इस प्रकार से आंसर दे के आना है, इस प्रकार से आपको 36 लाना है, ना कि वो अब मैंने सर्किल बना के आपकी समझ केवल बनाई है। सवाल को लगाने का तरीका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये बात आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, उसके बाद आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर देंगे। और इसी के साथ चैप्टर का जो है पहला एक्सरसाइज था 1.1 वो समाप्त होता है। मिलेंगे अपने अगले क्लास में। वीडियो में अगर लाइक मतलब आपको अच्छा लगे, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले टर्न पे मिलेंगे तो आपको इससे आगे के सवाल पर मैं डिस्कस करूंगा और आपके जितने भी रिलेटिव सहपाठी हैं उनको भी समझाएं, बताएं और चैनल का के विषय में बताएं उनको। और उसके बाद मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।